बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। कोई पूछे कि आप ये बैलेंस शीट किस बेस पर बना रहे हैं, तो आप कहेंगे पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मतलब उसमें दे रखा है। पार्ट सेकंड में ना आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ लेते हैं कैसे होता है। एज एट, हमारी जो बैलेंस शीट है ना बच्चों, उसमें आपको एक्चुअल में 2 ईयर्स के फिगर लिखने होते हैं, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। इसलिए इसमें 2 कॉलम बनते हैं इनके फिगर्स के। वर्टिकल बैलेंस शीट बोली जाती है। हॉरिजेंटल आपने पता है कौन सी पढ़ी है, जब 11th में पढ़ते थे ना, लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल और राइट हैंड साइड पे एसेट, उसको हॉरिजेंटल फॉर्म बोलते हैं। कंपनीज के केस में सिर्फ उनकी वर्टिकल फॉर्म ही होती है, जो हम फॉर्मेट सीख रहे हैं। तो हम यहां लिखेंगे फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर, जो आपका ये करंट ईयर है, और फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर मैं यहां बात करता हूं, आपको समझाता हूं बच्चों, अगर मैं इसको 31 मार्च 2020 मानूं, तो ये 31 मार्च 2020 है और ये 31 मार्च 2019 है। ठीक है। यहां नोट नंबर, क्योंकि जो हमारी बैलेंस शीट होती है ना, वो समराइज फॉर्म में होती है। उसके अंदर की डिटेल अगर आपको देखनी है तो नोट्स टू अकाउंट्स देखने पड़ेंगे। तो ये पर्टिकुलर्स। अब शुरू करते हैं बच्चों। हॉरिजेंटल उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें लेफ्ट और राइट साइड होती है, इसमें अपर और लोअर साइड होती है। अपर साइड में आ जाएंगी आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटी, जैसे उसमें बोलते हैं ना कैपिटल एंड लाइबिलिटी। इक्विटी का मतलब ओनर का पैसा ही तो है, ओनर्स फंड ही तो होता है। तो यहाँ 2 हैं, अपर साइड और लोअर साइड। अपर साइड को क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। बच्चों इक्विटी का मतलब ही शेयर होल्डर फंड होता है, जो हमारा यहाँ पर अभी पहला हेडिंग आएगा। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और दूसरे नंबर पे एसेट्स। अब आपको कैसे याद रखना है, 4 मेन हेडिंग होती हैं बच्चों। पहली शेयर होल्डर्स फंड्स। पहले हम हेडिंग याद करेंगे, फिर सब हेडिंग, और फिर उसके अंदर क्या क्या आता है। उस तरह से आपको आसानी से लर्न हो सकती है। बच्चों अगर मेरे से कोई पूछे कि आपकी जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी है उसमें टोटल कितनी हेडिंग्स होती है, तो मैं कहूंगा 4। पहली शेयर होल्डर फंड, सेकंड वन इज शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके अंडर कोई सब हेडिंग नहीं होती, इसलिए इसके नीचे मैं स्पेस नहीं छोड़ूंगा। तीसरे नंबर पे नॉन करंट लाइबिलिटीज, और चौथे नंबर पे करंट लाइबिलिटीज। ये बच्चों 4 मेन हेडिंग होती हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड की। फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको लर्न हो। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद बच्चों इसका टोटल कर देते हैं। अब हमें पता है, वहां पर हम पढ़कर आए हुए हैं कि आपकी दोनों साइड का टोटल बराबर होता था। तो यहाँ अपर और लोअर साइड का टोटल बराबर होना है। तो ये आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटी का जो टोटल आएगा ना, वही एसेट्स जो लोअर आपकी साइड है उसका भी टोटल आएगा। तो सेकेंड नंबर पे बोलते हैं एसेट्स। इनको जनरली हम कैपिटल में ही लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिख दिया ना। अब इसमें सबसे पहले अगर देखें तो नॉन करंट एसेट्स। सब हेडिंग पे बाद में आऊंगा बच्चों, पहले हेडिंग याद हो जाए। और क्योंकि इसके अंदर सब हेडिंग और उसके भी कुछ पार्ट होते हैं। दूसरे नंबर पे करंट एसेट्स। बस बच्चों एसेट्स में 2 ही सब हेडिंग होती है। ये हमारा एक तरह से आप समझो कि फॉर्मेट हो गया बच्चों। उसमें अभी क्या क्या आना है बताता हूं। टोटल यहाँ का और ऊपर का मैच करेगा हमेशा ही।
तो आपको कोई पूछे हेडिंग, आप कहोगे एसेट्स में नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स, और अगर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में तो शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। अब एक बार सब हेडिंग पढ़ते हैं, उसके बाद उनकी डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर पहले डिटेल पढ़ने शुरू कर दी तो हमें याद ही नहीं हो पाएगा। सबसे पहले बच्चों शेयर कैपिटल, मैं बाद में आपको सबका बता दूंगा कि किसके अंडर क्या आता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इसके बाद अगर हम देखें तो नॉन करंट लाइबिलिटीज, पहले नंबर पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, दूसरे नंबर पे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अभी बाद में बच्चों इसके अंदर पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे कि किसके अंदर क्या आता है। शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड में, रिजर्व एंड सरप्लस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब इसके बाद आ जाते हैं बच्चों करंट लाइबिलिटीज में, इसी तरह से चलता है, बस अभी आप देखना। पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये हमारी सब हेडिंग हो गई। बार बार रिपीट करना पड़ता है बच्चों, लिख कर। एक बार तो आप वैसे ही याद करेंगे, फिर लिखेंगे, कुछ नहीं लिखी जाएंगी सब हेडिंग क्योंकि याद नहीं हुई होंगी, लेकिन आप 2, 3, 4 बार ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ लर्न हो गई है। आप सोचेंगे उसका ज्यादा बेनिफिट क्या है बच्चों, बिल्कुल ना हो, लेकिन बैलेंस शीट आपकी थ्रू आउट अकाउंट्स में आगे भी काम आनी है, तो आपको लास्ट में लर्न तो रहनी चाहिए, इसलिए हम लोग याद कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ना बच्चों, तो आ जाते हैं हम एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स। इसमें सबसे पहले होती है फिक्स एसेट, इसके अंदर ना 4 सब हेडिंग कह सकते हो। इसमें अगर बात करूं तो सबसे पहले टेंजिबल, कि टेंजिबल एसेट्स, फिर इंटेंजिबल एसेट्स, इसके बाद आप बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मैं डिटेल करूंगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इसके बाद अगर बच्चों में बात करूं तो हमारी होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट। ये क्या होता है अभी करेंगे बच्चों डिस्कस, और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। कुछ आपको क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्रैमिंग तो बस इनका एक तरह से ऑर्डर करना पड़ता है, इसके अंदर वाली चीजें तो सारी समझ आएंगी कि किसको क्यों क्या है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, और उसके बाद बच्चों अदर नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों तो करंट एसेट्स में आते हैं सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स, सेकंड वन इन्वेंट्रीज,
थर्ड नंबर पे होता है बच्चों ट्रेड रिसीवेबल्स। फोर्थ नंबर पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्योंकि इसमें 6 सब हेडिंग्स होती है। शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्ट वन इज अदर करंट एसेट्स। अब एक बार इनकी डिटेल करेंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि सारे को एक बार रिपीट करें ताकि हमें याद हो। तो एक बार बच्चों में इसको हाइड कर रहा हूं, क्योंकि पहले एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। आपने बच्चों याद रखना है, हमारी 2 साइड होती हैं, अपर और लोअर। अपर साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंडर 4 हेडिंग होती है। पहली शेयर होल्डर फंड, दूसरी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरी नॉन करंट लायबिलिटीज और चौथी करंट लायबिलिटीज। आप बैठकर मेरे साथ साथ बोल सकते हैं अपने वहां, अपने आप को ही तो लर्न कराना है। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। एसेट्स में बच्चों 2 ही हेडिंग होती है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। अब आ जाते हैं, क्योंकि अब मैं एक बार सब हेडिंग बोलकर फिर डिटेल करनी शुरू कर दूंगा। तो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, उसके नीचे 3 सब हेडिंग होती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के नीचे कोई सब हेडिंग नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के नीचे बच्चों 4 सब हेडिंग है। पहले नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसी सीक्वेंस में करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब बच्चों हम एसेट्स में आ गए। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में 5 सब हेडिंग है, लेकिन जो पहली सब हेडिंग है ना, उसके नीचे 4 फर्दर पार्ट। तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट में आती हैं फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद बच्चों नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट नेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों करंट एसेट्स, तो उसमें करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, थर्ड वन इज ट्रेड रिसीवेबल, फोर्थ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, फिफ्थ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस और सिक्स्थ अदर करंट एसेट्स। ऐसे करके आप बार बार रिपीट करेंगे ना तो लर्न हो जाएगा। हम लोगों ने भी बच्चों 2013 कंपनी एक्ट, उस टाइम तो हम पढ़ाते थे, तो आप समझो ना बाद में ही लर्न किया है। तो उसका आपको वही तरीका बता रहा हूं कि लिख कर देखते हैं, देखा कि 2 पॉइंट रह गए, फिर दोबारा लर्न करके फिर लिखो। आप देखेंगे कि 4, 5, 6 बार लिखकर अच्छे से हो गया है लर्न। अब देखो बच्चों, मैं एक एक चीज के नीचे डिटेल बताऊंगा कि किसके अंडर क्या आएगा। सबसे पहले शेयर कैपिटल। मेरे से कोई पूछे इसमें क्या आता है, मैं कहूंगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। कॉल्स इन एरियर लेस हो जाता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल में से, और शेयर फॉर फीचर को ऐड कर देते हैं। इनको कैसे करते हैं, अभी ना पहला नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो बच्चों आपको समझ आ जाएगा, और शुरू के क्वेश्चन है भी इसी के। दोबारा बोलता हूं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल, कॉल्स इन एरियर और शेयर फॉर फीचर। ये 6 आप याद रख सकते हैं कि इसके अंडर आती है। अभी बच्चों अगर हम बात करें आगे, तो रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें ना सारे रिजर्व्स आते हैं। सरप्लस पता है किसको बोलते हैं, अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का बैलेंस है, जिसको आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, और आपने किसी रिजर्व में भी नहीं डाल रखा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ही रहने दिया है, तो उसको सरप्लस बोलते हैं। रिजर्व्स में कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, मतलब आपके यहाँ सारे रिजर्व आ जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो वो सब किसके अंडर आएंगे, आपके रिजर्व एंड सरप्लस में। तीसरे नंबर पे है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसमें पता क्या होता है, कंपनियां ना शेयर वारंट्स इश्यू कर देती हैं लोगों को, और उनको एक फ्यूचर डेट पर क्या मिलने होते हैं, शेयर्स। तो वो जो पैसे उनको मिले हुए हैं शेयर वारंट्स के अकॉर्डिंग,
ना यहाँ पर मतलब आपका पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं डाल रखा बड़ा कुछ, उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं कर रखा इसको, लेकिन मैं आपको अपने वे में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट बच्चों बताता हूं। मान लो कंपनी ने 20 मार्च को बच्चों आईपीओ लेकर आए और कहा कि 15 दिन में सब लोगों ने एप्लीकेशन के पैसे भेजने हैं और फिर हम उस बेसिस पर शेयर अलॉट कर देंगे। 31 मार्च तक 20 मार्च से भी 11 दिन हुए हैं, अभी हमने अपना आईपीओ जो एप्लीकेशन आनी क्लोज नहीं की, तो लोगों के जितने पैसे 31 मार्च तक आए हुए हैं आपने उनको अभी कोई शेयर अलॉट नहीं की, वो तो अभी 15 दिन होने के बाद आपका डिसाइड होगा। तो 31 मार्च को जो पैसे आप एप्लीकेशन के रिसीव कर चुके हो लेकिन अभी उनको अलॉटमेंट नहीं किए शेयर्स, तो उस अमाउंट को 31 मार्च को क्या दिखाया जाएगा, किसके अंडर, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके बाद बच्चों आ जाओ नॉन करंट लाइबिलिटीज में। कोई पूछे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या आता है, आप कहोगे लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है, मॉर्टगेज लोन ले रखा है, कोई भी जो लोन जिसकी पेमेंट 1 ईयर आफ्टर करनी है वो किसके अंडर आएगा, आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। इसके बाद है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। यहां बच्चों पूरी तरह से कंसंट्रेट करना। डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी दोनों क्लियर हो जाएंगी। इनको नॉन करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट एसेट में क्यों रखा है ये भी बच्चों आपको समझ आ जाएगा। डेफर्ड टैक्स, एक बार मैं लाइबिलिटीज लिख रहा हूं और नेटवर्ड साथ में क्यों लिखा है वो भी, लाइबिलिटीज और एसेट्स, या तो लाइबिलिटीज होगी या एसेट, दोनों नहीं मिलेंगी। तो मैं ना बच्चों आपको ऐसे बताता हूं और आप पहले सुनना फिर करेंगे। हम टैक्सेशन की अकाउंटिंग अलग करते हैं। आपने ना 11th में ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स पढ़ी है, तो उन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में आपने पढ़ा है टैक्स अकाउंटिंग, जिसका मेन पर्पस होता है टैक्स कंप्यूट करना। बच्चों जो हमारी टैक्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग होती है ना, मतलब टैक्स अकाउंटिंग, उसके अकॉर्डिंग जनरली इनकम, आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जिसका काम बिजनेस की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी बताना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके, तो वो वहां से डिफर कर जाता है। और उसके पीछे वजह क्या है, डिफरेंट रूल्स। जैसे आपको पता है डेप्रिसिएशन के 2 मेन मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। टैक्सेशन अकाउंटिंग कहती है सिर्फ एक ही मेथड होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब मान लो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई कर रहे हो तो दोनों का डेप्रिसिएशन का अमाउंट ही अलग अलग आ जाएगा। तो ऐसे बड़े सारे जगह पर डिफरेंसेस है, और उस डिफरेंसेस के कारण होता क्या है कि मान लो, मतलब आपसे कोई पूछे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब अराइज होती है, तो इसका सीधा आंसर है व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम, देन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइजेस। अराइज करके दिखाता हूं, आपको समझ आएगा बच्चों। कंपनी के ऊपर ना बच्चों फ्लैट रेट से टैक्स लगता है, हम अपने कन्वीनियंट चीजों को मानेंगे। फ्लैट रेट का मतलब होता है कि जितनी भी इनकम है उसके ऊपर फ्लैट रेट से टैक्स। तो एक बार मान लेते हैं कंपनी 30% रेट के अंडर आती है, कंपनी की जो अकाउंटिंग इनकम है वो 6 लाख, जिसको आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलेंगे अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, खर्चे लेस करने के बाद। तो आपसे मैं कहूं कि टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम कितना बनेगा, आप कहोगे सर प्रोविजन फॉर टैक्स बनेगा, आप 30% कह रहे हो, 1,80,000 प्रोविजन आपने बना दिया बच्चों, क्योंकि आपको लगता है कि टैक्स के अकॉर्डिंग भी यही इनकम आएगी, लेकिन हम तो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे। टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम आई 5 लाख, टैक्सेबल इनकम आई 5 लाख, एक्चुअल टैक्स पेबल हुआ, एक्चुअल टैक्स पेबल कह लो, पेड कह लो, वो हुआ 30% के अकॉर्डिंग 150। अब बच्चों आपने गवर्नमेंट को दिए एक 50 है, प्रोविजन कितने का बनाया 180 का, तो आप कहोगे सर 30,000 तो उसका बैलेंस रह गया, तो क्या आपको उसको शॉर्ट टर्म में पे करना है? आप कहते हो नहीं नहीं, ये तो तब पे करना पड़ेगा जब इसका रिवर्स होगा, क्योंकि इस साल का टैक्स अकाउंट्स के अकॉर्डिंग बनता है 180, लेकिन टैक्स के अकॉर्डिंग बना 150, तो 30,000 क्या गलत टैक्स कंप्यूट हुआ? आप कहते हो नहीं, वो तो अकाउंट के अकॉर्डिंग है।
तो 30,000 आपने पे नहीं किया। तो अगर वो पेमेंट कोई पूछे कब होगी, तो आप कहोगे जब रिवर्स होगा। क्या? व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम, देन डेफर्ड टैक्स एसेट, या फिर उसका बैलेंस कम हो जाएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट्स अराइजेस। करके दिखाता हूं बच्चों। मान लेते हैं अकाउंटिंग इनकम अगले ही साल 7 लाख आई, और जो टैक्स है जिसके लिए आपने प्रोविजन बनाया कि आपके अकॉर्डिंग करंट ईयर का टैक्स 30% बच्चों 2,10,000 ये हमने प्रोविजन बनाया। अब आ जाते हैं टैक्सेबल इनकम। जो टैक्सेबल इनकम बनी ना बच्चों वो थी 10 लाख, और जो टैक्स पे किया एक्चुअल में वो 30% से 3 लाख। अब आप समझो, आपने जेब से पे किए हैं 3 लाख, और जबकि प्रोविजन कितने का बना रखा है 2,10। आप कहते हो ये तो एक्स्ट्रा चला गया, तो वो आपका 90,000 एक्स्ट्रा गया। अगर ऑलरेडी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपकी 30,000 की है तो 30,000 वो सेट ऑफ कर दो, वहां से हटा दो, राइट ऑफ कर दो। बाकी 60,000 क्या बन जाएगा? डेफर्ड टैक्स एसेट नेट। दोनों में से एक चीज मिलेगी, दोनों एक साथ नहीं मिलेगी। बच्चों इससे ज्यादा हमें डिटेल में पढ़ना नहीं है, क्योंकि आप टैक्सेशन आगे जाकर पढ़ते हैं। अभी आपको तो सिर्फ सिंपली बात समझनी है कि क्या है। आगे है बच्चों अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आपकी कोई भी बची हुई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आएगी। आप कहोगे सर एग्जांपल। बच्चों जब डिबेंचर इशू करते हैं ना, तो कई बार इशू के साथ ही बोला जाता है कि इनका रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा। तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, मेरे से कोई पूछे ये कहाँ आएगा, मैं कहूंगा क्योंकि आप याद करो ना, इशू ऑफ डिबेंचर में आप एंट्री साथ के साथ कर देते थे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। आपने डिबेंचर को भी क्रेडिट कर दिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को भी क्रेडिट कर दिया। कोई पूछे प्रीमियम को क्रेडिट क्यों किया, आपने कहा डिबेंचर के साथ इसके भी तो पे करने पड़ेंगे। हम फ्यूचर के लॉस को आज का लॉस मानेंगे, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट किया है, तो पैरेलल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट भी होगा। तो बच्चे एक पेमेंट आपको 5, 7, 10 साल बाद डिबेंचर के साथ करनी है। वो आपका प्रीमियम वाला पैसा आपने कलेक्ट थोड़ा कर रखा है, वो तो आपने उनको कहा है कि हम आपसे 100 ले रहे हैं तो वापसी 110 करेंगे। तो वो जो 10 रुपीज है वो कहाँ आएंगे? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो आपने बोरो नहीं कर रखी लेकिन वो आपको 1 ईयर आफ्टर पे करनी पड़ेगी, वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आ जाएगा। और लास्ट बच्चों लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जैसे एम्प्लॉइज को ना प्रोविडेंट फंड का पैसा देना होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ग्रेचुटी का पैसा देना होता है। हर साल ऑर्गेनाइजेशन अपनी जेब से उसमें पैसे डालता है। वो पता है कि वो पैसे रिटायरमेंट के टाइम पे देने हैं, अमाउंट भी उसी टाइम डिसाइड होगा, लेकिन हर साल हम प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट प्रोविजन के नाम से चार्ज करते रहते हैं। उसको प्रोविजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अमाउंट सर्टेन नहीं है, लायबिलिटी सर्टेन है कि देने पड़ेंगे, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। और देने कब पड़ेंगे? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मतलब आफ्टर 1 ईयर। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब बच्चों आ जाते हैं करंट लायबिलिटी में। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, आपका कैश क्रेडिट, जो भी उधार विद इन 1 ईयर पे होना है वो आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आएगा। ट्रेड पेबल्स में आप कहेंगे क्रेडिटर्स आएंगे और बिल्स पेबल्स आएंगे। इसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? आप कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी आपका अनअर्न्ड इनकम है वो किस में आएगी बच्चों? अदर करंट लायबिलिटीज में। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो प्रोविजन आपने शॉर्ट टर्म के लिए बना रखे हैं, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, आप 31 मार्च को बना रहे हो और आपको पता है कि अप्रैल में, मई में एक्चुअल में टैक्स पे हो जाना है, तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बोले जाते हैं। अब बच्चों इसके बाद मैं एसेट्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। नॉन करंट एसेट्स, जो एसेट्स एक्सपेक्टेड है कि विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं होंगी, वो आपकी नॉन करंट एसेट्स होती है। उसमें सबसे पहले फिक्स एसेट, टेंजिबल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, ये टेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल जिनको आप देख नहीं सकते,
छू नहीं सकते लेकिन उसकी वैल्यू है, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बच्चों अगर आपकी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो टेंजिबल एसेट में नहीं आएगी, वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगी। अगर आप मशीनरी इंस्टॉल करा रहे हो, उस प्लांट को इंस्टॉल होने में टाइम लगना है, मतलब प्लांट का मतलब होता है कई सारी मशीनों का कॉम्बिनेशन, तो उसके ऊपर अभी तो इंस्टॉलेशन में उसके लगने में बड़ा टाइम लगना है, तो वो क्या बोला जाएगा तब तक जब तक पूरा रेडी नहीं हो जाता, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जब रेडी हो जाएगा तो टेंजिबल एसेट में बन जाएगा। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, अगर आपने पेटेंट, कॉपीराइट के लिए अप्लाई कर रखा है, खर्चा कर रखा है, आपको श्योरिटी है कि हमें वो मिल जाएगा, जब तक नहीं मिलता तब तक उसको क्या बोला जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इसके बाद बच्चों नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जब आप इन्वेस्ट करते हो ना पैसे, जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए, डिवेंचर में इन्वेस्ट कर दिए, तो अगर उसकी एक्सपेक्टेशन है, जैसे आपने डिवेंचर खरीदे हैं किसी कंपनी के, रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स है, अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है और आप रख भी उसको लंबे टाइम के लिए खरीदा है, तो उसके लिए वो कहाँ आ जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। लेकिन अगर आपको विद इन 1 ईयर उसको कन्वर्ट करना है तो वो करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। इसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट पढ़ लिया हमने। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, बच्चों इसमें ना मैं आपको बताता हूँ लोन्स एंड एडवांस में हमारे यहाँ क्या आएगा लॉन्ग टर्म में। पहला कैपिटल एडवांसेस, समझना बच्चों कैपिटल एडवांसेस क्या होता है। जैसे कभी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं ना, जैसे अभी मान लेते हैं फरवरी का मंथ है, हमने एक प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए एडवांस मनी दे दी, जिसको बयाना बोलते हैं, हम लोग अपनी टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं बयाना दे दिया है। तो मान लो प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग और हमने 20 लाख रुपए बयाना दे दिया है, तो वो जो 20 लाख है उसके बाद 80 लाख पे करके हमने उस जगह की रजिस्ट्री करानी है। अभी हमने ये पे किए हैं फरवरी में, 31 मार्च तक अभी रजिस्ट्री नहीं है, क्योंकि उसने हमें 4 महीने का टाइम दे रखा है रिमेनिंग पेमेंट करने के लिए। तो इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड कैपिटल एडवांसेस। किसके अंडर आएगा, लॉन्ग टर्म एडवांसेस। सिक्योरिटी एडवांसेस, बच्चों हमने जो एडवांस दिया है पावर का कनेक्शन लेने के लिए मान लो, और वो पावर का कनेक्शन हम तो अभी फैक्ट्री लंबे टाइम तक सोच रहे हैं चलाएंगे, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है, तो ये पैसे तो वापसी कम मिलेंगे उनसे, जब हमारा कोई ड्यू नहीं रहता होगा, हम कनेक्शन उतरवाएंगे तब पैसे मिलेंगे। तो आप कहोगे ये तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गए। और बच्चों अदर नॉन करंट एसेट्स, इसमें वैसे तो मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जब कोई आपका लॉस जिसको आपने रिटर्न ऑफ नहीं किया, जैसे आपने ना डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू की या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से अकाउंट खोला, आप कहते हो इसको तो हम 5 इयर्स में प्रोपोर्शनली करके राइट ऑफ करेंगे, तो जितना पोर्शन 1 साल के बाद आपके अकॉर्डिंग राइट ऑफ होना है वो किस में आ जाएगा, अदर नॉन करंट एसेट्स में। मतलब अनअमोर्टाइज एक्सपेंस, जिन खर्चों को अभी अमोर्टाइज नहीं किया और विद इन 1 ईयर अमोर्टाइज आपने करना भी नहीं है, वो किस में आ जाएंगे, अदर नॉन करंट एसेट्स में। करंट इन्वेस्टमेंट बता दिया बच्चों, इन्वेंट्री, इसमें सारे स्टॉक आ जाएंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल का है, वर्क इन प्रोग्रेस का है, फिनिश गुड्स का है, गुड्स इन ट्रांजिट है, लूज टूल्स हैं, वो सब इसमें आएंगे। ट्रेड रिसीवेबल में बच्चों 2 चीजें, डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स वो आते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, बच्चों शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस का मतलब होता है कि जैसे आपने अपने एम्प्लॉय को एडवांस दिए हैं पैसे, वो आपके शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। इसमें ना खास बात पता है क्या याद रखना, वो आपको एज इट इज पैसे वापसी मिलने हैं। किसी को भी आपने शॉर्ट टर्म मतलब एडवांसेस विच इज रीपेबल इन कैश इन शॉर्ट टाइम, आप ये भी कह सकते हो कि ऑन डिमांड हमें पैसे वापसी मिल जाएंगे, हमने एडवांस तो दिया है लेकिन वो हमारा जल्दी ही वापसी आ जाएगा, तो वो आपका किसके अंडर आ जाएगा बच्चों, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। और अदर करंट एसेट्स, इसके अंडर आप कह सकते हो प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, ये सब किसके अंडर आती हैं बच्चों, अदर करंट एसेट में। और जो अनअमोर्टाइज एक्सपेंस विद इन 1 ईयर राइट ऑफ होने होते हैं, वो भी किसमें आ जाते हैं, अदर करंट एसेट्स में। अभी बच्चों इसकी डिटेल में आप जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हो, तो ये आपको कोशिश करनी है हेडिंग सब हेडिंग करने में।